बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयाक ट्रकेन ददीदादे मामाले ड्रारे सयारे दारे दिजारुट अंसार मदनीस वने अने बयाक युपेंचा कुरिस जुग सलाम थेनन। अश बला सोशल मीडिया असई ज़रूरत ग बिगिन वने अनस जो बगैर असई कुमकार गा ने आहन। तो सोशल मीडिया असई गोटो मजा मिललारट ऐगिना खजटारट ऐगिना असई मार्केटू मजा असई कारोबार मजा असई ख़ानदानू मजा असई तालीमी इदारों मजा के मिललारट ऐगिन या खजटारट ऐगिन अनि चीज़ुच मोर थो के कार थे बेस चमाट थो क्या वाजे अनि चीज़ बेस ही रटो क्या वाजे के सोशल मीडिया कोम थेनन ऐसे जो वाकिफ़न एनो जो खोजन थी गेस तो बे बोध खचटरो जो बचत बोनस तो वाह अशे अने बया कर सोशल मीडिया हवाला बेस कमक मोरे थोन अने बया कर को ओशुस खेन दुगुन वक्त दुगुन मस्त सही तरफ है जो वने तोम तरफ है जो ही गुटमारगी नी नस जुगा सलाम थमुस। असद साहब, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपने वक्त दिया और हमारे नाजरीन को इस हवाले से जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बिज़नेस हो रहा है, सेहत के शोबे फ़ाल हो रहे हैं, इसी तरीके से तालीमी इदारों में काम हो रहा है, तहकीक हो रही है, तो सोशल मीडिया अपना एक मकाम एक अपना सोशल मीडिया के ज़रिए से लोग अवेयर हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं कि आप सोशल मीडिया के हवाले से हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि इस सोशल मीडिया के ज़रिए से हम किन किन शोबों में टाइम दे सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। गो कि उसके नुकसानात पे हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके फ़वाइद क्या हैं किन किन शोबों में, वो ज़रा हमारे नाजरीन को आप बता दीजिएगा। मेरे लिए भी बात से खुशी है कि मुझे इस फोरम पे आके गुफ्तगू करने का मौका मिला और तमाम नाजरीन को आपके तवस्सुस से, आपके चैनल के तवस्सुस से सलाम अलैकुम अर्ज़ करता हूँ। और जो आपने सवाल उठाया सोशल मीडिया के हवाले से, जाहिर बात है कि ये एक इंटरव्यू में या एक कुछ लम्हा में कुछ मिनटों में इसको समेटना नहायत मुश्किल काम है, लेकिन इसके बावजूद कोशिश करते हैं कि हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसमें फ़ायदा उठाया जा रहा है। और स्पेशली जो आपने एक सवाल किया है कि बिज़नेस के हवाले से कि किस तरीके से लोग इससे पैसा बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं वगैरह वगैरह। देखें, आजकल जितने भी जो राइज तरीक़ेकार हैं बिज़नेस के, हर चीज़ में आपका ये इंटरनेट, आपका मीडिया इन्वॉल्व हो चुका है। जितने राइज बिज़नेस है आपके यहाँ के आजकल, जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो बहुत बड़ा एक राइज बिज़नेस है, मिसाल के तौर पर मेडिकल के हवाले से। अब आप कहेंगे मेडिकल में सोशल मीडिया का क्या काम है? उसमें दरअसल काम ये है कि इस पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रीटमेंट हो रही है। डॉक्टर आपको अमेरिका में बैठा हुआ है, आप यहाँ गिलगित में बैठे हुए क्लिनिक खोल के, आपका जो क्लाइंट है जिसे आप पेशेंट कहते हैं वो आपके पास आता है, एडवाइस आपको जो है ऑनलाइन कौन दे रहा है? अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर, या यूके में बैठा हुआ, या कराची में बैठा हुआ, वॉट एवर। दूर से ज़रूरी नहीं है कि आप एक डॉक्टर को हायर करें, उसको गिलगित लेके जाएं, उसके लिए आप तमाम फैसिलिटीज़ दें और ताकि वो आपके मरीज़ों को देख सके, वो वहाँ से बैठ कर करता है। ये तो फ़कत उस हद तक है कि चलें वो एक आपको दवाई सजेस्ट कर रहा है या आपकी रिपोर्ट्स चेक कर रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन इस वक्त जो है उससे और आगे बढ़ चुकी है कि बाहर बैठे हुए लोग ऑनलाइन मशीनरीज़ के ज़रिए आपके शहर में इलाज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बातें वो नहीं है कि जो कहानियों में हो, स्टोरियों में हो कि हाँ ये ऐसा होगा, रॉकेट बनेगा तो चांद पे भी कभी जाएंगे। नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल हो रही हैं, जो राइज हो चुकी हैं वो चीज़ें। तो ये ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम हो रहा है। दूसरा जो राइज बिज़नेस है आपके यहाँ, मिसाल के तौर पर एजुकेशन के लिए देखें ना, चाहे वो दीनी एजुकेशन हो चाहे वो दुनियावी अलबत्ता दीन से कुछ चीज़ हटकर नहीं है। अगर हम जो राइज हमारे यहाँ की कॉलेज यूनिवर्सिटी के सिलेबस है उसकी हम बात करते हैं, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, सोशल साइंसेस की, या इसके अलावा हम दीनी एजुकेशन की बात करते हैं, तो हर जगह पे आपको इंटरनेट इन्वॉल्व हो चुका है। इस वक्त दुनिया की कोई दीनी दरसगाह ऐसी नहीं है कि जिसकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ना हो। अच्छा, सही। इवन अब मैं जिस मकतब से ताल्लुक़ रखता हूँ, मसलन मिलाकर जावतुल मुस्तफ़ा अल आलमिया हुम यूनिवर्सिटी है हमारी,
उसकी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उस अल मुस्तफ़ा के अपने कैंपस से कहीं ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि उसकी वजह क्या है कि जो एक फ़िज़िकल एक यूनिवर्सिटी होती है उसकी एक लिमिटेशंस होती हैं, उसके क्लासरूम्स होते हैं, उसके एडमिशन्स होते हैं वगैरह वगैरह, हर चीज़ की उसकी एक लिमिटेशंस है। लेकिन जब एक चीज़ आप वर्चुअल बना रहे हैं तो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है कि आपने कितने एडमिशन लेने हैं, कितने लोगों को पढ़ाना है, कितनों को एग्ज़ाम देना है। क्योंकि आपको कोई फिज़िकल एनवायरनमेंट नहीं चाहिए होता उसके लिए, आपको कोई क्लासरूम नहीं चाहिए होते हैं, आपके लिए कोई स्टाफ नहीं, वो ऑनलाइन जाके अपनी इनरोलमेंट करता है और आपके साथ वो टच में आ जाता है, आप उसको सिलेबस भेजते हैं, वो उसको पढ़ता है, एग्ज़ाम देता है, आप उसको डिग्री जो है उसको जारी कर देते हैं, सर्टिफिकेशन आप उसको दे देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ एक्सेस करना, वहाँ पे पढ़ना, वहाँ पे एग्ज़ाम देना, वहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं कि आपकी क्लास में क्योंकि 100 बच्चे बैठने की जगह है तो आप 101 एडमिशन नहीं कर सकते, आपने 100 ही एडमिशन करने हैं। तो दुनिया में चाहे हमारे मुल्क के पाकिस्तान में जो अल्लामा इकबाल जो ओपन यूनिवर्सिटी है, इसकी इनरोलमेंट की जो तादाद है वो आपके तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से ज़्यादा है, एक यूनिवर्सिटी की। अच्छा। क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनके अपने प्रोग्राम चल रहे हैं और ये काम हो रहा है। ये तो मैंने आपके मुल्क के पाकिस्तान और एक दीनी दरगाह का आपको जिक्र किया, लेकिन आप दुनिया में किसी जगह चले जाएं, आपके पास इस वक्त तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं। मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा अकाउंट्स के बड़े बड़े कोर्सेज़ हैं, सही। अकाउंट्स के बड़े बड़े कोर्सेज़ हैं, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो बाहर यूके ऑर्डर वो ऑफ़र कर रहा है, ये आईएफए जो पूरी पाकिस्तान में उसके रजिस्टर्ड लोग कम हैं लेकिन दुनिया में बहुत राइज एक अकाउंट्स का कोर्स है, या इसी तरीके से और दीगर जो कोर्स चल रहे हैं, आईसीएमए, सीमा वगैरह मुख्तलिफ नामों से पाकिस्तान में भी थोड़े बहुत हैं। तो ये तमाम कोर्सेज ऑनलाइन है, यानी इनकी कोई फ़िज़िकल कोई जगह कि जी ये यूनिवर्सिटी है आप जाके वहाँ दाखिला लें, सुबह आप 8 बजे जाके क्लास में बैठें, ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कोर्स सारे ऑनलाइन रखे हैं, आप जाके पढ़ें और आप उसको एग्ज़ाम दें और उनकी फ़ीस जमा करें, और ये एक एजुकेशन भी हो रही है और साथ में बहुत बड़ा बिज़नेस हो रहा है। यानी इस बिज़नेस के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आपके पास बिल्डिंग हो, इन्वायरमेंट हो, आप लिस्टेड हों, फ़गार नहीं, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लोग इस पर भी बैठ के पैसा भी बना रहे हैं, तालीम भी फ़रोग़ पा रही है, लोग सर्टिफिकेट भी ले रहे हैं, उस पर नौकरियाँ भी मिल रही हैं। तीसरी जो शोबा है वो ये कि इस वक्त बिलखुसूस वो अफराद, मैं उन लोगों की बिलखुसूस बात और भी करूँगा कि वो हमारी बच्चियाँ के जो अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हैं। अब ज़ाहिर बात है हमारा मशरक़ी माहौल है, माशरा है, हम यहाँ का माहौल नहीं है कि हर बच्ची जाके दफ्तर में बैठे या दफ्तर का ऐसा माहौल हो। बहुत सारे लोग वालिदैन ट्रस्ट नहीं करते कि उनकी बच्ची जाके बाहर काम करे, और हक़ भी है क्योंकि हमारा माहौल इतना आलूदा हो चुका है। जो हमारे स्पेशली जो मुल्की वाक़यात होते हैं, आए दिन जो अखबारात में आप पढ़ते हैं कि जिसकी वजह से लोग अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते कि अपने बच्चों को ऐसी किसी खुली जगह पे जाके कहेंगे जाके तुम वहाँ नौकरी करो, वहाँ किसी दफ्तर में काम करो। तो ऐसे बिलखुसूस ख़वातीन के लिए, ऐसे बच्चों के लिए बिलखुसूस जो है वो इंटरनेट एक ऐसी जगह है कि आम तौर पे अगर एक बच्ची जिसने मैट्रिक या इंटर किया है वो इब्तदाई किस्म की अगर अंग्रेज़ी जानती है, इंग्लिश से थोड़ी वाकिफ़ है, तो इसी इंटरनेट पे ऐसी ऐसी जॉब्स हैं कि मिसाल के तौर पर उसने छोटा सा रिसर्च पेपर लिख के देना है, या फॉर एग्जांपल उसने कोई कट पेस्ट करके कोई चीज़ तैयार करके देनी है, या कोई चीज़ तैयार हुई हुई आई है उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, उसकी बुनियाद पर इसकी सैकड़ों जॉब्स हैं आपके नेट पर। अच्छा। अगर आप जाके सर्च करेंगे कि मुझे इंटरनेट बेस्ड मुझे जॉब्स चाहिए, आपको वो मुमकिन है जॉब देने वाला किसी और तीसरी दुनिया में रहता हो, किसी और मुल्क में रहता हो, वो आपको वहीं से आपको काम देगा, आपने इंटरनेट पे काम करके उसको फराहम कर देना है और फिर वो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में ऑनलाइन जो है वो कर देगा। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया इससे पैसा कमा रही है। अच्छा। और तीसरा एक और जो बहुत बड़ा बिज़नेस, मिसाल के तौर पर आपने शायद ये सुना होगा कि हमारे कराची में चल रहा था, फिर इस्लामाबाद पिंडी में भी ये चीज़ चल रही है, और स्पेशली इस वक्त आपसे करीब जो इलाका है एबटाबाद का, वहाँ पे बहुत बड़ी जो लोगों ने बिल्डिंग हायर की हैं, जिसे आप लोग आमतौर पर अखबार में सुनते हैं, कॉल सेंटर के लिए हमें अंग्रेज़ी बोलने वाले बच्चियाँ चाहिए, ठीक है ना, लड़कियाँ चाहिए, लड़के चाहिए कॉल सेंटर के लिए। तो कहते हैं कॉल सेंटर क्या है, मसलन कॉल सेंटर क्या है? कॉल सेंटर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। स्पेशली इंडिया जैसा इतना बड़ा जो मुल्क है, उसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है इसी कॉल सेंटर के ज़रिए उनकी वो ज़रूरत पूरी हो रही है। बेंगलोर वगैरह उनका सेंटर बना हुआ है। कॉल सेंटर क्या चीज़ है कि आपने किसी बाहर की कंपनी से कहा कि ठीक है उनको ऑनलाइन सर्विस चाहिए। मिसाल के तौर पर जैसे अब आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपने अपने मोबाइल कंपनी को मिलाया, वो वहाँ पे कोई खातून या कोई मर्द उठाएगा, जी अच्छा जी आपको क्या प्रॉब्लम है, वो आपकी
से गुफ्तगू जो करेगा, यही चीज़ किसी बाहर की कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर लेबर बहुत महंगी है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत महंगी है, वहाँ पे तनख्वाहें बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं। वो क्या कहते हैं, पाकिस्तान किसी लोकल कंपनी को हायर करते हैं कि जी आप 10 लड़के लड़कियाँ रखें, और वो जो कॉल वो कोई आदमी अमेरिका में बैठा हुआ अपनी कंपनी को कर रहा है, वो कॉल डाइवर्ट हो जाती है आपको, यहाँ से हमारा बच्चा या बच्ची जो है उसको उठाता है और उनकी जो सोल्यूशन होता है वो यहाँ से देता है, कि उनकी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने ये जवाब देना है, इस चीज़ का आपने ये जवाब देना है। और इस चीज़ के अगेंस्ट एक एक बच्चा, एक एक लड़का या एक लड़की जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो उनको 40 से 50 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये महीने के मिल रहे हैं। तो इस बिज़नेस का, ये तो एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसी को आपके पास 50 सीटें, 50 बच्चे आपने रखे हैं, तो अगर 50 को आप 40 हज़ार रुपये के हिसाब से भी दे रहे हैं, तो आप देखें वो कितने का महीने का बनता है। तो जो ओनर है, जो ओन कर रहा है, वो कितना कमा रहा होगा। ठीक है ना। मैं छोटी छोटी मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि ये चीज़ें राइज हैं। कोई मुझसे अगर आके कहे कि जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, तो आओ बिस्मिल्लाह, अपने मुल्क में ये चीज़ें देख लो। ये सारी चीज़ें आपके अपने मुल्क में हो रही हैं, अपने शहरों में हो रही हैं। तो हर किस्म का काम, यानी एक बच्ची अगर इंडिविजुअली अपने घर से बैठ के करना चाहती है, उसको ये सहूलत मिल रही है। बाहर से बैठ के करना चाहती है, किसी इदारे में जाके करना चाहती है, इसी सोशल मीडिया के ज़रिए, इसी इंटरनेट के ज़रिए, ये तमाम चीज़ें उसको, लोगों के कितने घरों के चूल्हे चल रहे हैं। एक और जो मोरिज उसकी मिसाल आपके सामने पेश करना चाहूँगा, वो ये कि मिसाल के तौर पर जैसे अब रिलीजियस टीचिंग है, पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर मैंने कुरान पढ़ना है तो मेरे वालिदैन जाएंगे मिसाल के तौर पर किसी मस्जिद में, किसी मौलाना से कहेंगे मौलाना साहब आप आके हमारे घर में बच्चे बच्चियाँ इनको कुरान पढ़ा दीजिए। और फिर सारी बात है, मौलाना साहब घर में आएंगे, डिस्टर्बेंस होगी, दरवाज़ा खुलेगा, मौलाना साहब बैठेंगे आधे घंटे, वो चाय भी जाएगी वगैरह वगैरह, एक लवाजमात, मौलाना साहब का इंतज़ार हो रहा है, आज मौलाना साहब देर हो गया, आज बच्चे देर से स्कूल से आए, हर रोज़ एक नई ट्रबल। अब क्या है कि यही कुरान जो पहले घर में एक मौलाना आके बैठ के पढ़ाते थे, और मौलाना को भी सारे पर आने जाने का भी टाइम लगता है कि आपके घर आएंगे वापस जाएंगे, अब वो अपने घर से बैठ के, मौलाना साहब ने एक टाइम फिक्स किया हुआ है, आपके बच्चे उसी वक्त ऑनलाइन हुए, वहाँ से मौलाना साहब ऑनलाइन हो गए, मौलाना साहब ने आपको अपने घर से बैठ के आपके घर में बैठे हुए बच्चों को कुरान पढ़ा दिया। बच्चे पूरी दुनिया में आज कुरान पढ़ रहे हैं, कि जिसकी मिसाल एक खुद हमारा जो इदारा है, कि हम यहाँ से बैठ के ऑस्ट्रेलिया में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के मदारिस को पढ़ा रहे हैं, यूके में पढ़ा रहे हैं, मिडिल ईस्ट में पढ़ा रहे हैं, या इसके अलावा सबसे बड़ी जो हमारी मार्केट है इस वक्त ज़रूरत है जहाँ के लोगों की, कि वो है मसलन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी आबादी के जहाँ बिल्कुल एक शहर में मुसलमानों के घर हैं ही बहुत कम। अब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे कुरान पढ़ने के, या तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएं। तो उन्होंने ऑनलाइन के ज़रिए अपने बच्चों को पढ़ाए थे, जिसमें आप अखलाक, अहकाम, अकायद, तमाम चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं उनको। तो यहाँ से मौलाना साहब को भी वैसे मिल रहे हैं, इनका भी फ़ायदा हो गया, घर बैठे, घर से बैठ के पढ़ा रहे हैं, उनकी भी ज़रूरत पूरी हो रही है कि जो कि वहाँ घर बैठे पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे बच्चियाँ भी घर से काम कर सकती हैं, बच्चे भी घर से काम कर सकते हैं अगर किसी को है। चौथी चीज़, एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ जो एजुकेशन में जो एक गैप है, वो है ट्यूशन सेंटर्स का, कि जब तक बच्चा जितने भी अच्छे स्कूल में आप डाल दें, ट्यूशन नहीं लेगा तो वो जो है वो बच्चा आगे पढ़ ही नहीं सकता बगैर ट्यूशन के। तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है कि इस वक्त इतनी ज़्यादा ऑनलाइन ऐप्स हैं, लाइक खान एकेडमी हो गई, दूसरी एकेडमीज़ हो गई, कि जो एकेडमी ऐसी हैं कि जहाँ पर जो है वो बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, और उसके तमाम वो जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिज़िक्स में जाके वो टाइप करता है, उसका सारा सोल्यूशन उसको मिल जाता है, उसके मुतालिक जितना सारे लेक्चर्स हैं ऑनलाइन उसको मिल जाते हैं, यूट्यूब पे उसके सारे लेक्चर मिल गए, तमाम चीज़ें उसकी, जैसे वो क्लास में बैठ के पढ़ता है, ट्यूशन से उस्ताद से पढ़ता है, इवन वहाँ पे ऑप्शन भी है कि आपने कोई सवाल है, आपने क्वेरी भेजी, वहाँ से जवाब आ गया। तो हर किस्म का जो है वो एक ट्यूशन की ज़रूरत भी आपको घर बैठे पूरी हो रही है। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने हमारे नाज़रीन को बता दिया कि सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत से एरियाज़ पे काम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमारे जहनों में उमूमन ये सवाल पैदा होता है कि जहाँ सोशल मीडिया के इतने फ़वाइद हैं, इतने समरात हैं, क्या उसके नुकसानात भी हैं? तो वो जो नुकसानात हैं वो ज़रा हमारे नाज़रीन को आप बता दीजिएगा। जहाँ हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसानात होते हैं। कहते हैं हर आसानी के साथ मुश्किल है, हर आसाइश के साथ मुश्किलात हैं। तो बिलाखिर यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि जैसे परवरदिगार आलम ने हमें कुछ आज़ादी हैं, आँखें दी, आँखों का हम गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये हाथ है, हाथ
हम एक जुल्म के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम किसी को मारें, इससे जुल्म करें। इसी हाथ से जो है वो हम मुमकिन है किसी यतीम के सर पे हाथ फेरें। तो ये हाथ वही है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो सही और गलत। तो मीडिया भी, सोशल मीडिया भी, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे भी है। जैसे मैंने कुछ चीज़ें फ़ायदे बताए बिज़नेस के हवाले से स्पेशली फ़ोकस करके, इसी तरह से इसके कुछ नुकसानात भी हैं। ज़ाहिर बात है, ये जो हमारे एक तस्वुर पाया जाता है कि बिल्कुल खुली इसमें छूट दे दी जाए, जिस तरह से हम ज़िंदगी के और उमूर में अपने बच्चों को खुली छूट नहीं देते। अगर हमारा बच्चा कहीं बाहर जाता है, स्कूल में जाता है, तो हम उससे पूछते हैं कि बेटे तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक नज़र रखी जाती है। तो इसी तरह से ऐनन, क्योंकि आज एक क्लिक सिर्फ करना होता है, एक बटन सिर्फ टच करना है, उससे एक गलत जगह भी जा सकता है, एक क्लिक से एक इंसान एक सही जगह भी जा सकता है। एक क्लिक का फासला होता है, एक क्लिक जो 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है उसको टच करने में। तो इसके लिए मिसाल के तौर पे मैं बड़ी मिसालें भी देता हूँ। खुद एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर जो साबिक था बारक ओबामा, जब वो सदर बना था तो उसकी बच्चियाँ टीन एज में थी, मतलब 14, 15, 16 साल की। तो उसने अपने इंटरव्यू में जो अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था, कह रहा था कि मैं वाइट हाउस में रहते हुए भी मेरी बच्चियों को इजाज़त नहीं थी। अमरीकी सदर कह रहा है कि वो इंटरनेट पे बगैर किसी अटेंडेंट के जाएं। जब भी वो इंटरनेट यूज़ करती थी, उसकी माँ या तो उनके साथ होती थी या उनका कोई टीचर उनके साथ होता था। क्या बात, क्या बात। यानी वो अमरीकी सदर जो एक हमारे जहन में एक तस्वुर है कि ठीक है अमरीका है तो आज़ाद है, सब कुछ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा नहीं, मेरी बच्ची हैं, क्योंकि ये एक क्लिक के फासले पे कहीं पे भी किसी बुराई में मुब्तला हो सकती हैं। तो बच्चे बिलखुसूस, जो हमारे घर में बच्चे हैं, जो जल्दी बहक जाते हैं, जो जल्दी किसी बुराई में मुब्तला होने के चांसेस है, बड़े लोगों के भी चांसेस हैं, लेकिन निस्बतन थोड़ा सा वो सोच समझ के जाते हैं किसी जगह पे, कौन सी जगह जानी है, कौन सी जगह विज़िट करनी है, वेबसाइट पे कौन सी जगह विज़िट नहीं करनी। लेकिन बच्चे जो हैं बेचारों, उनको पता नहीं होता, वो गेम्स के बहाने, दूसरी चीज़ों के बहाने जो है वो कहीं पे भी चले जाते हैं, उसके फिर मुज़र असरात जो है उनके ऊपर पड़ते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो सबसे पहली मेरी एडवाइस जो स्पेशली वालिदैन हैं कि बच्चों को अगर आपने इंटरनेट देना है, गैजेट्स देनी है, इलेक्ट्रॉनिक उनको मीडिया तक अगर आपने उनको एक एक्सेस दिया हुआ है सोशल मीडिया तक, तो वो अनअटेंडेड ना हो, आपकी सुपरविजन होनी चाहिए उसके ऊपर। सही। अगर, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो ख़राब हो जाएंगे, कल को आप जिम्मेदार। आप ये मत कहिएगा कि जी इंटरनेट पे गए, इंटरनेट पे बुराई थी। बुराई उनकी नहीं, बुराई हर जगह पर। जिस तरह आप अपने बच्चे को सुपरवाइज कर रहे होते, बच्चा किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है, इसी तरह से नेट भी वही तरीक़ेकार आप अपनाएं कि वो बच्चा किन किन वेबसाइट पर जा रहा है चेक करें कि बच्चे ने कहाँ कहाँ क्लिक किया है, बच्चा कहाँ का किन किन वेबसाइट को विज़िट कर रहा है। बच्चे से कहेंगे तुम्हें डिलीट करने की इजाज़त नहीं है अपनी हिस्ट्री, हम चेक करेंगे। तो ये तमाम तरीक़ेकार हैं, आजकल बहुत राइश है, बहुत इजी है कि बच्चों पे सुपरविज़न रखना बहुत आसान है। तो एक तो ये बच्चों के हवाले से। दूसरा ये कि जिस तरह से इसके फ़वाइद हो रहे हैं, मैंने कहा लोग पैसे भी कमा रहे हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, इसी तरह से नेगेटिव एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। लाइक ये कि भाई आप नेट पे जा रहे हैं, किसी एक फ़ेक ईमेल से आपको ईमेल आता है कि जी अपना आप दोबारा लॉगिन करें। आपने दोबारा लॉगिन किया, पता चला कि आपका पासवर्ड चला गया। बहुत एक आम सी एक जो चीज़ होती है कि आपका ईमेल हैक हो जाता है, किसी उसका पासवर्ड उसका किसी और के पास चला गया, और फिर क्या करता है कि आपकी लिस्ट में जितने आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं, सबको कहता है कि जी मैं फ़लाँ जगह फंसा हूँ, मुझे इतने पैसे दे दो आपके नाम से। ये बहुत राइज है, यानी बहुत आम सी चीज़ है। या इसी तरीके से कि जी मैं अगर फ़र्ज़ करें मेरे कोई ईमेल कर लेता है जी असद आलम साहब, मैं असद आलम के नाम से कोई आदमी दूसरों को ईमेल करता है, जी मैं फ़लाँ जगह स्ट्रक हो गया हूँ, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मुझे पैसे भिजवाओ। तो जो मेरे दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं, वो तो बेचारे कुछ ना कुछ हो सकता है कोई कर दे, वो तो बेवकूफ़ बन गए, वो तो असद आलम को दे रहे हैं, वो उसको तो नहीं पता कि असद आलम का ईमेल हैक हो चुका है। ये हो रहा है। या मिसाल के तौर पर जो है बच्चों में आजकल है कि आपका एटीएम कार्ड उठाया, आपका क्रेडिट कार्ड उठाया, उससे लेके उन्होंने कोई शॉपिंग कर ली, कोई गेम ख़रीद लिया, नेट पर जाकर पता चला वो जो पासवर्ड आपके इसका है एटीएम कार्ड का, या मिसाल के तौर पर डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का, वो आपका पासवर्ड चला गया उसके पास। अब वो उसको कहाँ यूज़ करता है आपको नहीं पता। सही। तो कहने का मकसद ये है कि इन तमाम चीज़ों पर आपकी सुपरविज़न और ख़ुद आपका कॉन्शियस होना, आपका होशियार होना बहुत ज़रूरी है कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ से ख़रीद रहे हैं, किस रिलायबल आदमी से ख़रीद रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपका पासवर्ड आप डालें, आपका कहीं और चला जाए, फिर वो पता चला आपका अकाउंट आपका पीछे खाली हो जाए। ना फ़कत ये, लोग इस वक्त आप देख रहे हैं कि आजकल आपके मुल्क में भी ख़बरें चल रही हैं
कि कुछ गैर मुल्की अफराद जो है कराची में बैठ के घर में बैठ के आपके अकाउंट से पैसे खाली कर रहे हैं। ऑनलाइन गए बैंक की वेबसाइट पे गए, उन आपके अकाउंट से लॉगिन किया और आपका अकाउंट पूरा खाली कर लिया, किसी और अकाउंट में पैसे भेज दिया, आप घूमते रहे, आपको पता भी नहीं चला। आपके फरिश्तों को खबर नहीं है। सही। आप जाके बैंक वाले से लड़ रहे हैं, जी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। बैंक वाले के फरिश्ते को नहीं पता कि आपके साथ हुआ क्या है। इसीलिए आप देखेंगे जितनी भी ऑनलाइन बैंक की वेबसाइट्स हैं, हर जगह पे कॉशंस लिखे हुए आते होते हैं कि आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, इसके अलावा कोई आए तो आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी है। तो ये सब चीज़ें होशियारी की चीज़ है कि हमने इज़हार से कैसे अपने आप को बचाना है इसकी बुराई से। इसके अलावा बच्चों में, अब आपको ख़ुद भी पता है कि पिछले दिनों भी जो गेम के हवाले से चले कि बाज़ गेम ऐसे चले कि जिसको बच्चे खेल के खुदकुशियाँ कर रहे थे। सही। तो एक्सट्रीम एक्टिविटीज़, या बहुत सारे ऐसे गेम हैं कि जहाँ बज़ाहिर गेम बुरा नहीं है, कोई गंदी चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो उसमें ज़बान इस्तेमाल हो रही है। आज हमारा बच्चा जो उर्दू शायद साफ़ ना बोल सके, अंग्रेज़ी साफ़ नहीं बोलता, लेकिन अंग्रेज़ी की उसको गालियाँ बहुत अच्छी तरह से याद है। कैसे पता चला कि जी वो फ़लाँ कार्टून देखता था, कार्टून में गालियाँ बकते थे, बच्चे ने वहाँ से गालियाँ सीख ली। अब बच्चे को भी नहीं पता कि कौन सी ज़बान सीख रहा है, वो उसको अंग्रेज़ी समझ के सीख रहा है, लेकिन क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा तकरार के साथ उसको सुना तो वो अडॉप्ट कर ली वो चीज़ें वहाँ से। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ पे आपकी नज़र कड़ी तरीके से होनी चाहिए कि आप क्या देख रहे हैं या क्या नहीं देख रहे हैं। फिर इसके अलावा मैंने बैंक की मिसाल दी आपको, बच्चों की मिसाल दी, बच्चों के गेम्स की मिसाल दी। इसी तरीके से बच्चों से बहुत सारे लोग जो नाशना हैं, जिसे हम कहते हैं अजनबी अफराद, आपसे कोई नेट पे मिला, किसी चैटिंग की साइट पे मिला, ऐसी दोस्ती बढ़ी, दोस्ती बढ़ते बढ़ते पता चला कि उसने किसी तरह से आपको बाहर बुलाया, आपके घर की मालूमात ली, आपके घर में डाका पड़ गया या आपको किडनैप कर लिया। कितने ही ऐसे वाक़यात आपके मुल्क में ऐसे हुए हैं कि जो इंटरनेट के थ्रू दोस्ती हुई किसी के साथ, आप उसको नहीं देख रहे, उसने आपने तस्वीरें मांगी, उसने किसी और की तस्वीर उठा के दे दी, आप सामने वाले को जानते ही नहीं है। उसने अपनी कोई फेक आईडी, एक जाली अपनी शनाख्त के साथ वो आया है आपके साथ, आपने इसके साथ दोस्ती की, पता चला कि बच्चा अगवा हो गया। अगवा होने के बाद पता चलता है कि इस बच्चे ने इससे रब्ता कैसे किया, पता चला जी इंटरनेट पे कहीं मिल गया था। तो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो इसके मनफी असरात हैं, और इसके ये चीज़ें जो कि माशरे में चल रही। इसीलिए अब आप देखें ना, ख़ुद आपके जितने पाकिस्तान के इदारे हैं, उन्होंने साइबर क्राइम साइट्स बनाई हुई, पूरे इदारे बना दिए साइबर क्राइम, यानी इंटरनेट में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके रोकथाम के लिए, उसके सद्देबाब के लिए जो है वहाँ पे ये क्राइम इंस्टीट्यूट बन गए बाकायदा के जो इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और उनके पीछे वो जाके मुकदमे दायर कर रहे हैं और तमाम सज़ाएँ हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें, इन चीज़ों के जो नुकसानात हैं वो भी हमने अपने साथ मद्देनज़र रखने पड़ेंगे। जैसे हर चीज़ का एक सही इस्तेमाल है, गलत इस्तेमाल है, तो इसके जो गलत इस्तेमाल है उसको भी हमारी नज़र में हमेशा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आलम साहब, आपने बात की उन एरियाज़ पे जहाँ नेट के ज़रिए से हमें थ्रेट मिलता है, नुकसान हो सकता है, आपने उस तरफ इशारा किया। एक और चीज़ कि पहले दावतें होती थी घरों में, जी रिश्तेदार आ रहे हैं, दोस्त अहबाब आ रहे हैं। इसी तरीके से ये सोशल मीडिया ने भी हमारे घरों के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल पैदा किया है जहाँ हमारे रिश्ते भी मज़बूत हो रहे हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो ख़ानदान के आपस में रिश्ते हो। क्योंकि पहले एक ही घर में रहते थे, अब दुनिया के हर जगह पे ख़ानदान वाले फैले हुए हैं। अब उनको भी जोड़ने के लिए नेट ने जो काम किया है या काम कर रहा है सोशल मीडिया, उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को आप ज़रा बता दीजिएगा, उसकी जो अफादियत है और उससे जो समरात हैं, उससे सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की वजह से जो उसके समरात हैं, उसकी तरफ आप थोड़ी सी हमारे नाज़रीन की तवज्जो मबज़ूल करा लीजिएगा। आपने जो सवाल उठाया, ये रिश्तेदारों को रिश्तेदारियाँ निभाना और तमाम चीज़ें, ये जो ख़ुद एक इस्लाम का एक दस्तूर है कि जिसमें सिला रहम को वाजिब करार दिया गया है। और सिला रहम वो चीज़ है कि जिसके बारे में यहाँ से पैगम्बर से भी एक रवायत मिलती है कि आप फरमाते हैं कि जो आदमी सिला रहम नहीं अदा करता उसको जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। तो सिला रहम है क्या? सिला रहम है कि अपने रिश्तेदारों से उनका ख्याल रखना, उनसे रब्ता कायम रखना, उनसे मिलना जुलना।
अब जैसे कि खुद आपने कहा कि आज का जो दौर है वो ये कि भाई एक भाई की फैमिली अगर पिंडी में, दूसरे भाई की लाहौर में, तीसरा मुल्क से बाहर है, तो अब ज़ाहिर बात सिले रहम कहाँ तक आप करेंगे, कैसे करेंगे। पहले एक ज़माना था कि लोग एक शहरों में रहते थे, नज़दीक रहा करते थे, ख़ास ख़ास मौक़ों पे जमा हो गए, एक ही घर में खाना हो रहा है, दस्तरखान लग रहा है, एक ही दस्तरखान पे बैठ के सब खा रहे हैं। लेकिन अब वो कुछ माशी ज़रूरियात ऐसी हो गई हैं, कुछ हालात ऐसे बदल गए हैं कि हर घर के मुख्तलिफ़ अफराद मुख्तलिफ़ शहरों में, मतलब मुख्तलिफ़ मुल्कों में रह रहे हैं। तो इनको जमा करने के लिए जो नेक काम सोशल मीडिया कर रहा है, कि मिसाल के तौर पर अब मैं बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ कि जिन्होंने अपने घर वालों के ग्रुप बनाए हुए, कि मिसाल के तौर पर हर एक को दूसरे की खबर होती है कि आज कराची में जो उनकी खाला हैं उनके घर खाने में क्या पका है। अच्छा। वो कहेगा आज मिडिल ईस्ट में जो है आज वो फलां जगह दावत पे जा रहे हैं। वो पता चला वो जो उनका एक कज़न जो मिसाल के तौर न्यूयॉर्क में रहता है, तो आज जो है उसका एग्ज़ाम है, लिहाजा आज वो बात नहीं करेगा क्योंकि आज उसका पेपर है फिज़िक्स का। यानी इतनी डिटेल्स से एक दूसरे की जब लोग खबरें रख रहे हैं कि एक दूसरे के घर की खाने की खबरें, वो जो पहले मोहल्लों में होता था कि मोहल्ले वाले एक दूसरे की खबरें रखते हैं, आज किसके घर क्या पका है, किसके घर कौन मेहमान आया, कौन मेहमान नहीं आया, तो वही डिटेल आजकल एक दूसरे के साथ लोग शेयर कर रहे हैं। जस्ट फॉर ए क्लिक, आपके घर मेहमान आए, मैंने आपके साथ एक तस्वीर खींची और आज डाल दी कि आज मुझे मदनी साहब मेरे घर मिलने आए, तो पता चला मेरे पूरे ख़ानदान दुनिया में जहाँ जिस कोने में भी उन सबको एक तस्वीर से पता चल गया कि मदनी साहब आज मेरे घर आए हुए। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें इतनी शॉर्ट हो गई हैं, अब इतनी ये इजी एक्सेस हो गई हैं कि जिसकी वजह से जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नज़दीक हो गई हैं, कि वो चीज़ें कि जो कि पहले सालों में मिला जाता था, अब वो चीज़ें बहुत नज़दीक हो गई। मिसाल के तौर पे दूसरी मैं एक और चीज़ बताऊं कि ये मसलन हमारा एक जो ग्रुप था, जो हम लोग गए, काफ़ी अर्से हम लोग घूम रहे थे, पढ़े, बहुत सारे हमारे साथ के दोस्त थे जो तितर बितर हो गए थे, हम लोगों को एक दूसरे की खबर नहीं थी कि कौन साउथ अफ्रीका में बैठा है, कौन अमेरिका चला गया, कौन किस पोस्ट पर आज ईरान में काम कर रहा है, कौन किधर चला गया, किसी को, बहुत कम लोग थे जो आपस में कनेक्टेड थे। छोटा सा हमने ग्रुप बनाया जो 5-6 लोग एक दूसरे को जानते थे, आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट करते 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 आज वो तकरीबन 200 के करीब दोस्त जो पुराने थे, माशाल्लाह, सबकी हमें पोस्टें भी पता हैं, सबकी जॉबें भी पता हैं, सब एक दूसरे कनेक्टेड हो गए। तो वो इसी आहिस्ता से था, और 6 महीने के अरसे में सारे दोस्त कनेक्ट और सब एक्साइटेड, क्योंकि एक ऐसी चीज़ थी, सब ने कहा कि भाई अपनी तस्वीर भेजो करंट, हर आदमी अपनी तस्वीर लेके डाल रहा है कि भाई आज तुमने तो मुझे जवानी में देखा था, आज मेरी जो ये सफ़ेद दाढ़ी के साथ तस्वीर देख लो मेरी, कि मैं कितना बूढ़ा हो गया, अपनी फैमिली की तस्वीर, अपने बच्चों की तस्वीरें सब एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक्साइटमेंट भी है, पुराने दोस्त भी मिल रहे हैं, पुराने रिश्तेदार भी मिल रहे हैं, बहुत से ऐसे रिश्तेदार जो साल से दूसरे ममालिक में हैं, उनके बच्चों ने एक दूसरे को नहीं देखा, वहीं पैदा हुआ है, वहीं पले बढ़े, तो आज वो इसी नेट के ज़रिए फ़ौरन लाइव गुफ्तगू भी चल रही है और तस्वीरें भी शेयर हो रही हैं, तो हर एक की खबर डे बाय डे एक दूसरे को मिल रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इसका एक पॉजिटिव पहलू है कि जिसकी तरफ जो है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अक्सर शिकायत हैं, उस पर सोशल मीडिया पे भी बड़ा एतराज़ उठाया जाता है, वो ये कि हर चीज़ जो है वो कहते हैं ना कि ला जबरा वाला तफीज़ा अलमर बैन अल, हर चीज़ में जो है तादुल होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे भी एक तादुल ये होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर अब क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर कहीं 4-5 आदमी बैठे तो पता चला पाँचों के पाँचों जो हैं दुनिया से कनेक्ट है, लेकिन आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। सही। अगर माँ, बेटे और बच्चे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और वो माँ अपने मोबाइल पे लगी हुई है, बच्चे अपने मोबाइल पे लगे हैं, बाप अपने मोबाइल पे लगे, खामोश बैठे हैं। ये हर चीज़ की एक मुकाम होता है, हर चीज़ की एक जगह होती है। अच्छा। आप दुनिया से तो कनेक्ट हैं, लेकिन आपस में जो आपके करीब 2 फुट के फासले पे कोई आदमी बैठा है, उससे आपके कनेक्शन कोई नहीं है, उससे आपकी गुफ्तगू नहीं हो रही। तो कहने का मकसद ये है कि उस चीज़ को भी मेंटेन रखें कि ऐसा ना हो कि आपके घर में अगर 5 अफराद है, 5 के पास गैजेट्स हैं, अपने गैजेट्स पे लगे हुए, एक दूसरे बाप ना बेटे से बात कर रहा है, बेटे ना बाप से बात कर रहा है, दूसरे की खबरें जो हैं 2 फुट के फासले का आदमी जो है एक दूसरे की खबर जो है वो नेट के ज़रिए या सोशल मीडिया पे देख रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो घरों में जैसे हमने अपने घर में उसूल बनाया कि जब हम सब साथ बैठते हैं, खाने बैठते होंगे, तो कोई गैजेट्स को हाथ नहीं लगाएगा, किसी की कितनी इंपॉर्टेंट कॉल हो उसने रिसीव नहीं करनी, बस अभी बैठ के सबने अपना आपस में फैमिली टाइम है। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आपने फॉलो करनी है घर में, कि ऐसा ना हो कि आपने बच्चों को भी दिला दिया, बेगम साहब अपने रिश्तेदारों अजीज़ों के साथ लगे हैं, आप अपने रिश्तेदारों के साथ लगे हैं, वो कोई और अपने, तो पता चला घर में तो सन्नाटा हो गया, दुनिया से आप गुफ्तगू में लगे हैं।
तो उस चीज़ को भी आपने बैलेंस रखा है कि ठीक है जब घर में तो नो, ये अब दुनिया का टाइम नहीं, ये हमारा अपना फैमिली टाइम है। ये मोबाइल इधर रख दिया, उसने अपनी टैबलेट उठा के इधर रख दी, लैपटॉप बंद कर दो, बस खत्म, डेट्स इट। हमने आपस में गुफ्तगू करना है, कम्युनिकेट करना है। जैसे पहले होता था कि जब शौहर घर से बाहर से आता था तो अभी पूछती भाई कहाँ गए, आज की देर क्यों हो गई, जल्दी क्यों आ गए। जल्दी आने पे भी सवाल होता है, देर से आने पे भी सवाल होता है, क्या खाया आज, खाना नहीं खाया, अच्छा थके हुए लग रहे हैं, थके हुए क्यों नहीं लग रहे, कितने लोगों से मुलाकात हुई। इसी तरह से शौहर पूछता है, हाँ दोनों होना चाहिए, जिससे मोहब्बतें बढ़ती है। बीवी शौहर पे नज़र रखता है, शौहर बीवी पे सारी एक्टिविटीज़ पे, हाँ भाई कौन आज मिलने आया, कहाँ शॉपिंग करने गई, क्या ख़रीदा क्या नहीं ख़रीदा। कम से कम हर एक चीज़ जो है वो जैसे पुराना एक माहौल होता था कि एक दूसरे की खबर लेना, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछना। अब बचा ये चला कि मसा के तो मैं, मेरा भाई जो मुझसे 2 फुट के फासले पे बैठा हुआ है, उसकी अगर तबीयत ख़राब है तो पूरी दुनिया को तो पता है, लेकिन मैं जो 2 फुट के फासले पे मुझे खबर नहीं है। ये एक ज़्यादती वाला पहलू है जो एक गलत उसका इस्तेमाल हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज़ को उसकी मुकाबले, जैसे हम अदल की तारीफ़ करते हैं ना, अदालत क्या चीज़ है कि वज़ उस शय अला मौज़े ही, कि हर चीज़ को उसके मुकाम पर रखा जाए तो यही अदालत है। तो हर इंटरनेट हो या सोशल मीडिया हो या गैजेट्स हो, मोबाइल हो, टैबलेट, लैपटॉप, वॉटएवर जो भी चीज़ें, इनको अगर उसकी मुतवाज़िन जगह पर रख कर इस्तेमाल किया जाए तो वो चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद है, वरना उसके फिर नुकसान शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ चूँकि गिलगित बल्तिस्तान जहाँ नेट की बाज़ जगहों पे सहूलत है ही नहीं, तो ऐसे में अभी अभी वो इंटरनेट की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रख रहा है। तो इस हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहें तो हमें बड़ी खुशी होगी। आपने जैसे सवाल किया कि यहाँ के लोगों के लिए क्या पैगाम हो सकता है, बहरहाल फ़वाइद और नुकसानात और फ़वाइद जो हैं वो तो मैंने अभी काफ़ी तफसील से बयान किए हैं। अगर उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के अगर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करें तो इससे हम फ़ायदा ज़्यादा उठा सकते हैं बनिस्बत इसके कि हमें कोई उसका नुकसान पहुँचे। लेकिन मैं जब भी आपके इलाके में गया, आपके इलाके में मैंने तमाम चीज़ों को देखा, फलों को देखा, पानी को देखा, हर चीज़ को देखने के बाद मेरा 2 सवाल उठे। वो एक सवाल तो ये है कि यहाँ के लोग बीमार क्यों हैं। सही। क्योंकि वो चीज़ें जो आपके पास हैं, वो फ़िज़ा, वो हवा, वो ऑक्सीजन, वो पानी, वो खाने पीने की सब्ज़ियाँ, वो तमाम चीज़ें जो आपके पास हैं, उसके बाद फिर जवाज़ नहीं बनता कि कोई शख्स बीमार हो। देखिए मैं इस्लामाबाद में बैठ के तो यह बात कर सकता हूँ कि जी मुझे फ़लाँ सब्ज़ी बासी मिली, मुझे फल ख़राब मिल गया तो मैंने खाया तो मैं बीमार हो गया, लेकिन आपके पास वो जवाज़ ही नहीं है। वो चीज़ें जो हम हकीमों से सड़ी गली और पुरानी जाके मिसाल के तौर पर मेरा गला ख़राब होता है, मैं चल जाके शरबत तूसिया लेता हूँ और वो तूसिया आपके यहाँ फ्रेश मिल जाता है। अगर वो बोतल में लेकर आ जाऊँ तो मैं कहता हूँ ये मेरी दवाई है, लेकिन तूसिया जो दरख्त में घरों में लगा हुआ है वो आप उसको इस्तेमाल नहीं होने देते। तो वहाँ तो बीमार होने का कोई तसव्वुर नहीं है। दूसरा मेरा सवाल जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से ये होता है वो ये कि यहाँ के लोग गरीब क्यों हैं। यानी कोई गरीब होने का जवाज़ नहीं है। सही। क्योंकि आपके पास परवरदिगार आलम ने वो नेमतें आपके इलाके में दी हैं कि जिस नेमत के बाद कि आपने सिर्फ झुकना है और हाथ से उठाना है तो आपके हाथ में सोना है, यानी सिर्फ झुकने की देर है, या आपने आँख खोल के अपने चारों तरफ निगाह करनी है तो आपके पास इतने वसाइल हैं, इतनी चीज़ें परवरदिगार आलम ने आपको दे रखी हैं। उसके बाद अगर कोई ये कहे कि जी हम गरीब हैं, वो तो फिर ज़बरदस्ती बीमार भी है और ज़बरदस्ती गरीब भी है, यानी उसको पास जवाज़ नहीं है। परवरदिगार कल को पूछेगा कि हमने तुम्हें इतनी नेमतें दी, इतने तुम्हें वसाइल दिए, इतने अच्छे इलाके में तुम्हें पैदा किया, उसके बावजूद भी तुमने कहा कि हम गरीब थे। तो इस बात का तो, क्योंकि चाहे आप मिनरल्स में चले जाएँ, आप कुदरती मनाजिर में चले जाएँ, आप टूरिज़म में चले जाएँ, आप किसी शोबे में जो आप तसव्वुर कर सकते हैं आपके इलाके में, आपके पहाड़ पूरे के पूरे मार्बल्स, पूरे के पूरे ग्रेनाइट, पूरे के पूरे आपके नीलम के पत्थर, जवाहरात आपके इलाके से निकल रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं। इतनी बड़ी मार्केट जो है आपके यहाँ से निकल के जा रही है, आप लोगों को शायद एहसास नहीं हो रहा कितना माल आप लोग, क्योंकि उस माइनिंग के तरीक़ेकार को वो जो आजकल उसका जो मॉडर्न तरीका है उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा माल ज़ाया भी हो रहा है। उसके बावजूद भी, उसके तमाम चीज़ों के बावजूद आपके यहाँ जो पानी है, जो आपके यहाँ फ़िशरीज़ में काम हो सकता है, जो आपके यहाँ टूरिज़म में काम हो सकता है, जो आपके यहाँ बेतहाशा चीज़ें
यानी कोई ऐसी चीज़ जो हम तसव्वुर कर सकें कि जो आपके इलाके में होनी चाहिए और वो नहीं है, ऐसा नहीं है। हर अल्लाह ने नेमत आपके नहीं, कुदरती आपके यहाँ डैम बने हुए, आपने कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करनी, पानी खड़ा करके आपने बिजली पैदा करनी है। आप अगर कहते हैं कि जी हमारे घर बिजली नहीं है, तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि जो लोग मैनेज कर रहे हैं वो आखिर क्यों नहीं इस चीज़ की, वहाँ तो कुछ मेहनत करनी ही नहीं है। ये तो नीचे मैदानी इलाकों में उनको डैम भी बनाने पड़ते हैं, तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं। जो सबसे सस्ती जो बिजली है, जो डैमों की, जो पानी से बनाई जाती है, वो आपके गली कूचों में डैम बन सकते हैं, छोटे छोटे से, छोटी छोटी टर्बाइनें लग सकती हैं। तो उसके बावजूद मसलन गुर्बत माना नहीं रखती गिलगित बल्तिस्तान में। यानी वो अगर गुर्बत है तो शायद उसमें बहुत ज़्यादा किरदार हमारा अपना है कि हम काम नहीं कर रहे हैं। देखिए ना, परवरदिगार आलम ने जो है वो जब भी किसी इंसान को खल्क करता है तो कहते हैं ना कि भाई तुम इस चीज़ के तसव्वुर के साथ मत जाओ कि भाई ये बच्चा आ गया तो उसको खिलाएंगे कहाँ से, ये बच्चा पैदा हो गया, ये इंसान ज़्यादा बढ़ गए तो खाएंगे कहाँ से। क्योंकि जो इंसान एक पेट लेके पैदा हो रहा है कि उसको खाने की ज़रूरत है, उसी इंसान को परवरदिगार ने दो हाथ भी दिए हैं कि जिससे वो काम करे। अगर हम सिर्फ पेट को इस्तेमाल करें, अपने हाथों को इस्तेमाल ना करें, मेहनत ना करें, दिमाग को इस्तेमाल ना करें, तो उसके बाद हम कहेंगे हम गरीब रह गए, तो फिर इसमें परवरदिगार आलम का कोई कसूर नहीं है। ये सारी गलती जो है वो हमारी अपनी पैदा करता है। तो ये वो जगह, जिस जगह पे आप बैठे हैं कि आपके पास वो कुदरती चीज़ें हैं, मतलब देवसाई जैसी, खुद देवसाई एक पूरा मुल्क है कि वो नेमतें जो उसके पास है। आप डॉक्यूमेंट्री जो गोरों की बनाई हुई, आप अपनी नेट पर जाके चेक करें, जो गोरों की बनाई हुई देवसाई के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो क्या कहते हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं, वो लोग क्या कहते हैं। लेकिन खुद यहाँ के बासी, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो उन तमाम चीज़ों से गाफिल हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोग खुदारा दुनिया के साथ आशना हों, अपने आप को एजुकेट करें, अपने इलाके पे फ़ख्र करें, अपनी ज़मीन को ख़ुद इस्तेमाल करें। ये सोने पे आप बैठे हुए, आपको सिर्फ अपने गर्दन घुमानी और थोड़े सा हाथ चलाएं तो दुनिया की हर नेमत आपके कदमों में है, वो उभर के और निकल के ज़मीन से आपके सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपने तफसीलन इलाके के हवाले से, वहाँ के मईशत के हवाले से, वहाँ की सेहत के हवाले से, वहाँ के तालीम और तरबियत के हवाले से आपने बात की, आपने वक्त दिया। हम आपके बहुत मशकूर हैं और इंशाअल्लाह आगे भी आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप वक्तन फ़वक्तन हमारे नाजरीन को इस हवाले से एजुकेट करेंगे। नाजरीन जगजली सुस्कुंडिगत छुपरुदत कि गिलीत पलई बारार जोगो इंटेलेक्चुअलो शख्सियातो जेग मोरिहन जेग हैशिन बेस गोर तो क्या वाजही बेस संबत हो क्या वाजही कि तोम अनी दिशो बेस कदर थे आलकुम थी गेस्तो ऐसे फ़ायदा असे ज़ातट का बई, असे ख़ानदानट बई, असे इलाकाट बई, न सिर्फ असे इलाकाट बई बल्कि आलो मिष्ट संबगा सोच गा तालीम गा तरबियत गिनी जग दरुट निखान कैसे वजह असे इलाका मजा बुध बीमारी है, चाहे रे गुर्बती बीमारी बोत, चाहे रे असे सेहतो बीमारी बोत, ए पूरे बीमारी है असे इलाका जो नशन यवा गटी बे पूरी दुनिया तर के शख्सियाती हन एस के सोच संबा गिलीत पलई बारार थे नन एनो सोच संबा जो फ़ायदा हून थे बेस तोम अलाकार कुम थोन अनि मोरी गिनी सही मेज़बान अंसार मदनी इजाज़त दुखमुस ने नाई बया के कर मिष्ट ओशे गिनी रिनो स्पा चगाए गिनी सही खिदमतर हाजिर बम आयाक बोसेंट तोम मेज़बान अंसार मदनी इजाज़त दा। खुदा हाफिज़।